इस कहानी की शुरुआत होती है चिल्ली से, जहाँ पर हमें चिल्ली के एक रिमोट एरिया को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी माइन है। आसपास रहने वाले सभी लोग इस माइन में काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। और आज 5 अगस्त सन 2010 को दिखाया जाता है कि गांव के कुछ लोग एक बार फिर से हर रोज की तरह माइन के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माइन के इंजीनियर को यानी कि सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो माइन के ओनर के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे माइन के अंदर कांच का एक टुकड़ा मिला। दरअसल जब ये पहाड़ों को जमीन को खोदते हैं तो वहाँ पर जानबूझकर कांच के टुकड़े लगा देते हैं, ताकि जमीन के अंदर अगर कोई भी पत्थर खिसके तो कांच टूट जाए और उन्हें पता चल जाए। वो कहता है कि हमें माइन का काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन माइन का जो ओनर होता है वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें काम को चालू रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें उस ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें 33 लोग माइन के अंदर गाड़ी से चले जाते हैं। ये माइन इतनी बड़ी होती है कि इन्हें अपनी जगह में पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं और अब ये जमीन से 1700 फीट नीचे है। लेकिन कुछ ऐसे भी माइनर्स हैं जो इनसे भी 600 फीट नीचे हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने जमीन को बहुत अंदर तक खोद दिया है। वहीं सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जब वो माइन के अंदर आता है तो उसे वहाँ पर कांच के और भी कई सारे टुकड़े दिखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और तभी उसे दीवार पर एक बहुत बड़ी दरार भी दिखती है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो काम नहीं रोक सकता, क्योंकि ओनर्स ने ऑर्डर दिए होते हैं कि काम चालू रखना होगा। अब जमीन से 1700 फीट नीचे है, जहाँ पर 33 माइनर्स काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सब के सब पूरी तरह से घबरा जाते हैं। सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पर आता है और उन सबको गाड़ी में बैठाता है और यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आगे चट्टान गिरने की वजह से जिस रास्ते से ये बाहर जा सकते थे वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। अभी ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें 600 फीट और नीचे जाना चाहिए, जहाँ पर दूसरे माइनर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी निकलने का एक रास्ता होता है। ये अपनी गाड़ी को उस तरफ मोड़ लेते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि 2 और माइनर्स हैं जो गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं। इन्हीं में एक होता है जिसका नाम मारियो है। मारियो उन दोनों के हाथ को पकड़कर ऊपर खींच लेता है और अब ये जब 600 फीट और नीचे जा रहे होते हैं तभी इनके सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, जो उन माइनर्स की गाड़ी होती है जो उनसे 600 फीट नीचे काम कर रहे थे। दरअसल वहाँ भी चट्टान गिरने की वजह से वहाँ का जो रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और अब इनके सामने जो सड़क होती है वो भी फटना शुरू हो जाती है। इसीलिए सब के सब अपनी जान बचाकर गाड़ी से उतरकर एक किनारे हो जाते हैं। और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते हैं, इनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिरती है, जो रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। ये चट्टान इतनी बड़ी होती है कि इसका धमाका ऊपर तक सुनाई देता है और ऊपर भी सबको समझ में आ जाता है कि नीचे कोई हादसा हो चुका है और अब ये सब के सब अंदर फंस चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आप साईफाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम हॉरर और साईफाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चट्टान गिरने की वजह से कई लोग जख्मी हो चुके होते हैं। वो अपने साथियों की मरहम पट्टी करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पूरी फैसिलिटी नहीं होती। और तभी जब यहाँ से पूरी तरह से धूल हट जाती है तो मारियो देखता है कि उनके रास्ते पर एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिर चुकी है, जिसे खोदना या उसके दूसरी तरफ जाना पूरी तरह से नामुमकिन है। वहीं हमें माइन के बाहर दिखाया जाता है कि इन सभी माइनर्स की फैमिली माइन के बाहर इकट्ठा हो चुकी है, क्योंकि सबको पता चल चुका होता है कि माइन के अंदर हादसा हुआ है और माइन के अंदर जो लोग हैं वो वहाँ पर फंस चुके हैं। मीडिया के जरिए ये न्यूज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। वहीं हमें माइन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर सुपरवाइजर, जिसका नाम लुइस है, वो सभी लोगों को गिनता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर ये 33 लोग हैं। अब यहाँ पर एक रेफ्यूजी एरिया भी होता है जो इसी तरह के हादसों के लिए बनाया गया होता है, लेकिन वो कहता है कि वहाँ पर सिर्फ 30 लोग जा सकते हैं और हम 33 लोग हैं। अब इनके साथ जो मारियो होता है वो कहता है कि यहाँ पर चिमनियां भी बनी हुई हैं, अगर हम चाहें तो चिमनियों से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियां होंगी। इसलिए सुपरवाइजर लुइस अपने साथ 29 लोगों को लेकर रिफ्यूजी एरिया की तरफ निकल पड़ता है, जबकि मारियो अपने साथ 2 लोगों को लेकर चिमनी की तरफ निकल पड़ता है। और जल्दी ये तीनों की तीनों चिमनियों तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मारियो चिमनी की सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है और जब वो सीढ़ी से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वो देखता है कि ऊपर सीढ़ियां है ही नहीं। दरअसल अर्थक्वेक के जो झटके आए थे, शायद उस वजह से सीढ़ियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं और अब ये तीनों के तीनों यहाँ पर हताश हो जाते हैं। वहीं 30 लोगों को दिखाया जाता है जो रिफ्यूजी एरिया तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि उनके लिए खाने की सप्लाई वहाँ पर बहुत कम होती है और ना ही इनके पास दवाइयाँ होती है। और अब मारियो भी अपने साथियों के साथ उसी रिफ्यूजी एरिया में पहुंच जाता है। इन सब को नहीं पता कि इन्हें कोई यहाँ पर बचाने आएगा भी कि नहीं, क्योंकि ये सब के सब जमीन से बहुत नीचे होते हैं। अब जब ये सब अपनी सोचों में डूबे होते हैं कि तभी एक बार फिर से यहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सबकी सांसें थम जाती हैं। इन्हें लगता है कि अब इनकी जिंदगी का अंत आ चुका है। इन्हें अपने आगे अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता और ये सब के सब गॉड से प्रेयर करते हैं और तभी अर्थक्वेक अपने आप ही रुक जाता है। वहीं माइन के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर इन 33 लोगों की फैमिली
पुलिस वाले आ चुके हैं। वो माइन के लोगों से ऑफिसर से पूछना चाहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी गन निकाल कर उन सबको भगाने की कोशिश करते हैं। पर वो लोग वहाँ से नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके अपने माइन के नीचे फंसे हुए हैं, इसलिए ये वहाँ पर शोर करना शुरू कर देते हैं और बाहर पूरी रात खड़े रहते हैं। अगली सुबह हमें एक माइन ऑफिसर को दिखाया जाता है जो चिली के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि माइन के अंदर कई लोग फंस चुके हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्रेसिडेंट कहता है कि ये काम माइन के ओनर्स का है। दरअसल ये सारी की सारी माइंस प्राइवेट होती हैं, लेकिन माइन ऑफिसर कहता है कि उनके पास इतनी एडवांस मशीनें नहीं है जिससे वो लोगों को बचा सकें। आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप उन सभी लोगों को बचा लेते हैं तो इंटरनेशनली आपका नाम होगा, क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। प्रेसिडेंट को माइन ऑफिसर की ये बात सही लगती है और वो कहता है कि तुम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करो। अगली सुबह दिखाया जाता है कि माइन ऑफिसर उस माइन के बाहर पहुंच जाता है जिस माइन के अंदर 33 लोग फंसे हुए हैं। वहाँ पर वो उन सभी की फैमिलीज को यकीन दिलाता है कि वो उन सबको बचा लेंगे। और अब वो अंदर माइन के ओनर के पास जाता है और कहता है कि हमें उन 33 लोगों को बचाना होगा, लेकिन माइन का ओनर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई भी बचा होगा। और जिस जगह जमीन की जिस गहराई पे वो सब काम कर रहे थे वहाँ तक पहुँचना पूरी तरह से नामुमकिन है। वैसे भी वहाँ पर सिर्फ 3 दिनों का खाना है और हमें वहाँ पहुँचने में कई महीने लग जाएंगे, और तब तक अगर हम वहाँ पहुँच भी गए तो वो सब के सब भूख से मर चुके होंगे। और अब मिनिस्टर ऑफ माइन यानी कि माइन ऑफिसर को भी यकीन हो जाता है कि माइन का जो ओनर कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो बाहर जाता है और लाउड स्पीकर पर सबको कहता है कि हम इस ऑपरेशन को शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अंदर कोई भी जिंदा नहीं होगा। और तभी एक लेडी जिसका भाई नीचे माइन में फंसा होता है वो इस ऑफिसर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे अभी भी यकीन है कि उसका भाई नीचे जिंदा है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो सब इस मिनिस्टर ऑफ माइन से कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अपनों को बचा लो। माइन ऑफिसर जब उनकी ऐसी हालत देखता है तो तय करता है कि वो उन सब की मदद करेगा। और प्रेसिडेंट की मदद से यहाँ पर एक माइन इंजीनियर को बुलाया जाता है जो स्कैन करके माइन ऑफिसर को बताता है कि नीचे रेफ्यूज एरिया में 33 लोग फंसे हुए हैं। दरअसल एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने की वजह से पूरी की पूरी माइन धंस चुकी है और अब हमें उन्हें ड्रिल करके ऊपर निकालना होगा। वही माइन के अंदर दिखाया जाता है जो खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और तभी मारियो कहता है कि हम सबको खाना बचा कर खाना होगा, जब तक कि हमारे लिए यहाँ पर कोई मदद नहीं आ जाती तब तक हमें कम से कम खाना होगा। ये एक दिन में 2 घूंट दूध और एक 2 कुकीज खाकर ये अब सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। माइन के बाहर बहुत बड़ी ड्रिल मशीन को बुलाया जाता है ताकि ड्रिल करके उनसे कांटेक्ट किया जा सके, लेकिन यहाँ पर चट्टान इतनी ठोस होती है कि उस पर ड्रिल करने में इंजीनियर को बहुत तकलीफ होती है। उसकी कई ड्रिल्स टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी वो दिन रात ड्रिल करता रहता है। माइन ऑफिसर ने यहाँ पर उन लोगों के रिश्तेदारों के लिए जिनके अपने लोग नीचे फंसे हुए हैं कैंप का भी इंतजाम कर दिया होता है क्योंकि इनमें से कोई भी घर वापस नहीं जाना चाहता। वही रिफ्यूज एरिया में उन 33 लोगों को जब ड्रिल की आवाज सुनाई देती है तो वो सब के सब खुश हो जाते हैं। इन सब के अंदर बचने की एक उम्मीद जाग उठती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और उन्हें आज 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिनों से लगातार ड्रिल हो रहा है और ड्रिल उस गहराई तक पहुंच जाता है जहां पर रेफ्यूजी एरिया है, लेकिन इन 33 लोगों की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्योंकि ड्रिल मशीन ने जहां पर छेद किया होता है वो इस जगह से 12 मीटर दूर होता है जहाँ तक ये नहीं पहुँच सकते। यानी कि इतने दिनों की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से बेकार हो गई। साथ ही अब इन 33 लोगों का खाना लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बस अब इनके पास एक और दिन का खाना बचा है। वही इंजीनियर भी अपने पूरे हथियार डाल देता है। वो कहता है कि चट्टान बहुत मजबूत है और दोबारा ड्रिल नहीं किया जा सकता। हालांकि माइन मिनिस्टर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी फैमिलीज बाहर है, उनकी हमसे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन इंजीनियर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रात को एक बार फिर से इंजीनियर माइन मिनिस्टर के पास आता है और वो कहता है कि हम एक बार फिर से ड्रिल करेंगे। और अब ये दूसरी जगह से ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। ठोस चट्टान की वजह से इन्हें ड्रिल करने में बहुत मुश्किल आ रही होती है। वही माइन के अंदर दिखाया जाता है जो सब के सब पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। ये सब के सब अब मौत का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि इनका खाना कई दिन पहले खत्म हो चुका है। मारियो जब लेटा होता है तभी उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है। दरअसल ऊपर से जो दूसरा ड्रिल किया था वो बिल्कुल सही जगह पर हुआ होता है, जिस वजह से ड्रिल यानी कि छेद उस जगह हो जाता है जहाँ पर ये 33 लोग फंसे हुए हैं। और जब ये ड्रिल को यानी कि छेद को देखते हैं तो सब के सब खुश हो जाते हैं और उनके अंदर एक बार फिर से जीने की उम्मीद जाग उठती है। अब ड्रिल का जो सिरा नीचे यानी कि रिफ्यूजी एरिया में आया होता है ये इस पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। ऊपर जो माइन मिनिस्टर होता है वो उसे सुन लेता है। साथ ही ये ड्रिल के मुंह पर एक नोट भी बना देते हैं जिसमें मैसेज लिखते हैं कि हम सब यहाँ पर जिंदा हैं। और जब ड्रिल की रोड को ऊपर खींचा जाता है तो वो नोट सब पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं। इन लोगों के जितने भी रिश्तेदार बाहर होते हैं उन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये सब भी उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन अब भी इन्हें यकीन है कि इनके अपनों को बचा लिया जाएगा। मीडिया के जरिए ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है और अब अलग अलग कंट्री से कई लोग इनकी मदद के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। नासा इनके लिए
एक खास ट्यूब भेजती है, जिस ट्यूब के जरिए इन तक नीचे खाना, पानी और जरूरत की चीजें भेजी जाती है। साथ ही ने वीडियो कॉल से कनेक्ट भी किया जाता है, जिससे अंदर फंसे सभी लोग अपने अपने लोगों से बाहर बात करते हैं। साथ ही चिल्ली के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी उन 33 लोगों से बात करते हैं। वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि इस बार जो क्रिसमस आएगा तुम अपनी फैमिली वालों के साथ मनाओगे, जिससे सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब जो ऊपर इंजीनियर होता है वो उन 33 लोगों को बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए 3 अलग अलग प्लेन्स बनाता है, ताकि अगर एक या 2 प्लेन खराब भी हो जाए तो तीसरे प्लेन से इन्हें बचाया जा सके। अब इन्हें बचाने के लिए काम शुरू किया जाता है, लेकिन जल्दी इनका प्लेन, एक और प्लेन 2 पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और अब इनके पास प्लेन 3 बचा हुआ है, जिसमें इन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंजीनियर एक बार फिर से उस प्लेन को शुरू करके अपने काम को एक बार फिर से शुरू कर देता है। पर अब बड़ी मुश्किल ये होती है कि जो चट्टान नीचे माइन के ऊपर गिरी थी, अब वो धीरे धीरे नीचे खिसक रही है, यानी कि जल्द से जल्द इन सबको ऊपर लाना होगा, नहीं तो ये सब के सब चट्टान के नीचे दब जाएंगे। लगातार ड्रिलिंग करने के बाद ये उस चट्टान तक पहुंच जाते हैं जो माइन के ऊपर गिरी थी। वो बहुत ज्यादा ठोस होती है, इसीलिए उसके ऊपर ड्रिल नहीं हो रहा होता। और इंजीनियर माइन के अंदर फंसे हुए माइनर से बात करता है, और तब वो इंजीनियर को कहते हैं कि हमें नीचे एक धमाका करना होगा, जिससे चट्टान टूट जाएगी। हालांकि ये बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता, और ये उस चट्टान पर एक धमाका करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब ड्रिल पूरी तरह से आर पार किया जा सकता है। आज इन सबको फंसे हुए यहाँ पर पूरे 59 दिन, यानी कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं। और 2 महीने के बाद नासा की उस कैप्सूल को, जो नासा ने इनको बचाने के लिए भेजा था, उस कैप्सूल को नीचे भेजा जाता है, और पहला आदमी उस कैप्सूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 59 दिन यहाँ पर बिताए थे, उसके साथ ही अब भी वहाँ पर है। और उसके बाद उसे कैप्सूल में बिठाकर ऊपर खींचा जाता है, पर तभी अचानक रास्ते में कैप्सूल रुक जाता है, जिस वजह से कैप्सूल के अंदर उस माइनर को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक बार फिर से कैप्सूल को नीचे करके ऊपर खींचा जाता है, जिस वजह से वो आदमी बाहर आ जाता है, और एक एक करके अगले 24 घंटों में सभी लोगों को यहाँ से बचाकर निकाल दिया जाता है। और इस तरह से इन 33 लोगों को, जिन्होंने जीने की उम्मीद पूरी तरह से खो दी थी, उन सबको बचा लिया जाता है। मौत का इस तरह से सामना करने के बाद अब इन सबको जिंदगी के मायने असल में पता चलते हैं। इन्हें पता चलता है कि जिंदगी में खाने की क्या वैल्यू होती है, अपने लोगों की क्या वैल्यू होती है, और जिंदगी का तोहफा जो खुदा ने हमें दिया है, उस तोहफे की क्या वैल्यू है। हमें जिंदगी में हर एक पल को जीना चाहिए, ताकि भाग दौड़ की जिंदगी में हमेशा भागते रहना चाहिए। हालांकि ऐसा करने से कुछ लोग अपनी जिंदगी में अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन वो जिंदगी जीना भूल जाते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।